नमस्कार, हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है, यानी कि अंतिम चरण का मतदान खत्म हो गया है। तमाम जितने भी प्रत्याशी दूसरे चरण में थे, उन सबका भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है। आपको बता दें कि इस चरण में 122 सीटों पर मतदान हो रहे थे, जहां पर रिकॉर्ड दर्ज मतदान इस बार देखने को मिला है। लगभग 68% के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है और जिसमें सीमांचल, मिथिलांचल तमाम क्षेत्र हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि एग्जिट पोल पर भी बात करेंगे कि एग्जिट पोल क्या आए हैं और किस-किस कंपनी के एग्जिट पोल क्या कहते हैं। हम अपनी भी ग्राउंड रिपोर्ट भी बताएँगे कि हमारी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। हमारे साथी एकाग्र गुप्ता और हमारे साथी ऋतिक ठाकुर जुड़े हुए हैं। दोनों ने पिछले कई महीने से बिहार में डेरा डाला हुआ है और डेरा डाल करके वहाँ के माहौल को समझ रहे हैं। बाकी तमाम चीज़ों को जिस प्रकार से राजनीतिक माहौल वहाँ रही, वोटरों का क्या मिजाज रहा, उन सब चीज़ों को उन्होंने भाँपा है और आज जुड़े हुए हैं तो बात करेंगे कि एग्ज़िट पोल को लेकर के और तमाम तरीके से जिस तरीके से आज का माहौल रहा, अंतिम चरण का भाग-दौड़ का रहा। ऋतिक और एकाग्र आप सभी का स्वागत है। बहुत-बहुत कैसा रहा धन्यवाद आज जाकिर। कैसा रहा बताइए आज पहले कि कैसा रहा आपका भाग-दौड़ क्या रहा? उसके बाद बात करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह फारबिसगंज से जब हम निकले, हमने फारबिसगंज में पूरा हुँ, पोलिंग बूथ हमने दिखाया था, वहाँ पर जो वोटर्स हैं वहाँ के, क्योंकि अगर बात सीमांचल की आती है तो जैसा कि हमने पहले ही बताया, वहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है पूरा सीमांचल, 24 विधानसभा है, हुँ, वहाँ पर 4 जिले हैं और 45% जो है वहाँ पर वोटर्स वो मुस्लिम हैं। तो हुँ, ये साफ बात है, क्योंकि पहले 12 सीटें जो हैं वहाँ पर एनडीए को मिली थी। उसके बाद लगातार हुँ, इस बार भी कोशिश में था एनडीए, क्योंकि पिछली बार जैसे 12 सीटें आई तो कई ऐसी सीटें थी जिस पर उनका कब्जा नहीं रह पाया था। तो ऐसे में फारबिसगंज जहाँ पर हम रुके हुए थे, जैसे कि आपने बोला कि हमने डेरा डाला हुआ था, तो ये हकीकत है। हम लगातार 3 महीने से यहाँ पर बिहार में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर की जो जनता है उसका मूड क्या है, यहाँ के जो ज़मीनी मुद्दे हैं, ग्रास रूट लेवल पर किस तरह का काम हुआ है, वो हम लगातार ऑडियंस तक भी पहुँचाते रहे हैं। तो फारबिसगंज वो जगह है जहाँ पर 6 बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए हैं और उन्होंने बोला है कि यहाँ पर अगर आप हमें जुताएँगे तो हम शपथ लेने के समय में यहाँ पर दोबारा आएँगे। ऐसी बहुत सारी जगह है, चाहे हम किसी भी हुँ, जगह पहुँचे थे, जैसे कि अगर हम बात करें 24 सीटों में से हम पूर्णिया सीट पर पहुँचे थे, उसके बाद हम अररिया पहुँचे, हम कस्बा पहुँचे, हम फारबिसगंज पहुँचे, हम हर जगह पर पहुँचे थे और उन सभी जगहों पर जो निष्कर्ष निकल कर आया है, वो ये दिख रहा है कि यहाँ पर 50-50% वाला जो चांस है, वो ज़रूर है। उसके बाद ओवैसी वाली बात हम कर रहे थे, क्योंकि ओवैसी भी वहाँ पर हैं। इन सारी बातों में खुलकर जो है यही निकल कर आया कि जो लगभग 2 सीटें हैं वहाँ पर ओवैसी की आ सकती हैं, खाली सीमांचल की अभी हम बात कर रहे हैं। तो इन सभी का हुँ, जब हमने कवरेज किया, उसके बाद हम फारबिसगंज से आज सुबह आगे बढ़े, उसके बाद हमने फिर सुपौल एरिया कवर किया था, छातापुर विधानसभा हमने कवर किया था। ये सारी जब विधानसभाएँ कवर कर रहे थे हम, उसके बाद हम आगे की तरफ हुँ, बढ़े, तो अभी हमारी जो मौजूदगी है वो मिथिलांचल में है। मधुबनी हम पहुँच चुके हैं। और मधुबनी के अंदर जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमने फुलपरास सीट पर हम पहुंचे, हम मधुबनी की मेन सीट पर पहुंचे, यहाँ पर हमने कवरेज की है। तो ऑल ओवर बिहार की अगर हम बात करें, क्योंकि आज अब अंतिम रूप जो है चुनाव ने ले लिया है, 14 तारीख को तस्वीरें साफ हो जाएंगी, तो 50-50 का जो प्रतिशत है वो हुँ, महागठबंधन में और एनडीए में देखने के लिए जरूर मिल रहा है, निसार। हुँ। एकाग्र से बात करेंगे, एकाग्र क्या लगता है आपको जो ऋतिक बता रहे हैं, क्या आपने भी वैसा ही कुछ देखा या फिर कुछ आपका आकलन कुछ अलग कहता है? कैसी लड़ाई जी है? देखिए, जिस हिसाब से हम लोग निकले, कल हमने पूर्णिया कवर किया था और फिर आज जब हम मिथिलांचल की तरफ बढ़े, तब हमने जब यहाँ हुँ, पर लोगों से बात की, मतदाताओं से बातचीत की और लगातार हम पिछले 3 महीने से मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं, बिहार की जनता से, उनके जो मुद्दे हैं, उनको लेकर ज़रूर बात कर रहे थे। तो कहीं न हुँ, कहीं यहाँ पर कुछ जगह हमें थर्ड फैक्टर यानी प्रशांत किशोर का दम यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन बहुत ही ना के बराबर। क्योंकि ज़्यादातर जो जगह थी, वहाँ पर प्रशांत किशोर का कोई भी दम नहीं दिख रहा था, उनका वजूद उस जगह मौजूद नहीं था। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिली है। हम जिस भी विधानसभा में जा रहे थे, वहां पर यही दिखाई दे रहा था कि एनडीए और इंडिया गठबंधन इन दोनों में टक्कर है। और लेकिन एनडीए में भी जेडीयू और कुछ सीटें ऐसी हैं कि जहां पर आरजेडी का वजूद देखने को मिला, कि जेडीयू और आरजेडी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। उन्हें गठबंधन हुँ, से कोई मतलब नहीं है, या तो उन्हें जेडीयू हुँ, या फिर आरजेडी, ऐसा यहाँ पर समीकरण देखने को मिला। वहीं जैसे सीमांचल की बात की जाए तो 45% मुस्लिम आबादी वहां पर मौजूद है। तो वहां पर जब हमने वोटर्स से बातचीत की, तो कहीं ना हुँ। कहीं ओवैसी वहां पर एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि अब जब हम लोगों से जनसुराज बातचीत का कर वहाँ रहे थे, कुछ नहीं दिखा? प्रशांत किशोर नहीं का? जनसुराज वहां पर निसार मैं आपको कहूं तो 0% वहां पर जनसुराज का रोल है। क्योंकि वहां पर अच्छा, त्रिकोणीय मुकाबला आप मान सकते हैं, हुँ, एनडीए, इंडिया गठबंधन और एआईएमआईएम।
क्योंकि जब हुँ, हमने मुस्लिम मतदाताओं से बातचीत की तो मुस्लिम मतदाता कुछ एनडीए के समर्थन में दिखे, तो कुछ जो हुँ, थे, कुछ सीट और विधानसभा ऐसी निकली कि जहां पर लोगों का हुँ, भरोसा एक बार ओवैसी पर है। क्योंकि हमने ओवैसी को लेकर उनसे बातचीत ये भी की थी कि पिछली बार जब उन्होंने 5 सीटें जीती थी तो उसमें से 4 विधायक उनके आरजेडी में शामिल हो गए थे। तो उसका हुँ, असर भी लोगों पर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा नहीं होगा, हमें इस बार असदुद्दीन ओवैसी पर पूर्ण रूप से भरोसा है। तो कहीं न कहीं हुँ। वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला ज़रूर देखने को मिल रहा है। जानिसार। पिछली बार जब देखा था 2020 के चुनाव में, वहाँ पर जो ये तमाम क्षेत्रों ये दूसरे चरण के जहाँ पर चुनाव हुई जी। है अभी, उसमें एनडीए का दबदबा देखने को मिला था। तो इस हुँ। बार क्या लग रहा है महागठबंधन कहाँ है और एनडीए कहाँ है? एनडीए इस पर इस इन सीटों पर यानी कि दूसरे चरण में काफ़ी यहाँ पे दबदबा था। एनडीए की सीटें महागठबंधन से ज़्यादा थीं। तो इस बार का फाइट जैसा कि बिल्कुल आपने निज़ार, बताया क्योंकि कि पिछली बार जैसा हुँ, कि आपने हमारी कल भी बात जब हो रही थी, हम हुँ, लाइव हुँ, सेशन में जुड़े हुए थे, तो क्योंकि जब ये दूसरे चरण का अब मतदान हुआ, ऐसे में 122 जो सीटें हैं, हकीकत ये है कि एनडीए का दबदबा ज़रूर था, 66 सीटों पर एनडीए बनी हुई थी, 49 सीटों पर महागठबंधन यहाँ पर था। लेकिन उसके पीछे क्योंकि 2020 से लेकर के अभी तक के जो समीकरण हैं, वो सभी ने हुँ, देखा है बिहार में कितना ज़्यादा बदले हैं, क्योंकि सत्ता परिवर्तन एकाएक हुआ है। 2022 में जब यहाँ पर सारी चीज़ें हुई, 17 महीने में जो हुँ, सरकार है, वो गिरा दी गई थी। तो लोगों की जो भावना है ना, कहीं न कहीं वो बहुत आहत होती है, क्योंकि अगर मान के चलिए कोई भी एक व्यक्ति है, वो अगर नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं, वो आरजेडी के साथ अगर आप बैठे बाद में, क्योंकि बाद में बहुत सारे जो गठबंधन है वो इधर-उधर हुए थे। तो लोगों के हुँ, मन में जो है ना, ये यहाँ पर सक्रियता आई है इस बार कि हम अपना जब वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो वो बहुत सोच समझ के करेंगे। लोगों का कहना है कि पहले हमने वोट दिया था ओवैसी के विधायक को, बाद में जाकर के वो आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। तो हुँ, हुँ, बहुत सारी बातें निकल कर इस बार आई है, जिसके चलते इस बार जो है पहले 66 का हिसाब था एनडीए का, 49 का हिसाब था महागठबंधन का। हाँ, लेकिन इस बार जब हमने यहाँ पर देखा 122 सीटों में, तो आधी से ज्यादा सीटें आपकी ऐसी हैं, कई सीटें अगर हम बात हुँ, करें, जैसे जहानाबाद की हम बात करें, तो वहाँ पर आरजेडी की लहर जरूर देखने के लिए मिली थी। हम सीमांचल के हुँ, आधे से ज्यादा क्षेत्रों में जब पहुंचे, तो वहां पर कई जगहों पर महागठबंधन का साफ रुख है। वहां पर आपको एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिल रहा जो कह देगा वहां पर कि आप नीतीश कुमार को चाहते हैं फिर एनडीए को चाहते हैं। लेकिन कई हुँ, ऐसे क्षेत्र आपको मिलेंगे जहां पर लोग कह रहे हैं किसी हाल में हमें एनडीए चाहिए, चाहे वो सुपौल के क्षेत्र में हम पहुंचे, जैसे कि मैंने आपको बताया, छातापुर हुँ, विधानसभा वो जगह थी जहां पर लोग बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके बैठे हुए थे कि उनको वहां पर नीतीश की सरकार चाहिए। तो हुँ। 50-50 का जो हिसाब है, वो इस बार देखने के और लिए मिल रहा है दूसरे चरण और में। और वो तो तेजस्वी का दावा और वो वादा दिखा आपको बेरोज़गारी और तमाम चीज़ों पे जो उन्होंने नौकरी-वोकरी देने की बात की हाँ, है, उसमें युवाओं तेजस्वी के वादे और दावे की अगर हम बात करते हैं कि क्योंकि जेन ज़ी पर हमने भी खास फ़ोकस किया है दूसरे चरण में, क्योंकि पहले चरण में जब वोटिंग्स हुई थी, उसके बाद 64% से ज़्यादा जब ये वोटिंग हुई, तो लोग बार-बार, क्योंकि हर जगह चल रहा था कि जेन ज़ीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है। तो हमने जब बात करने की हुँ, कोशिश की जेन ज़ी से, तो जेन ज़ी ये कह रही है कई सीटों पर कि हाँ, नौकरी जो देगा हम उसके साथ हैं। हम बहुत परेशान हुए हैं, क्योंकि हाँ, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बीपीएससी का प्रोटेस्ट और टीआरई 4 के जो हुँ, हुँ, एग्ज़ाम्स हैं, हुँ, हुँ। वो ज़रूर रहा है। क्योंकि लोगों का कहना है कि अच्छा जब हम एक उम्र में आते हैं, हम तैयारी करते हैं, हम पढ़ाई हुँ, कर हुँ, लेते हैं, हमारा पेपर लीक हो जाता है, हमारा रिज़ल्ट हुँ, समय से नहीं आता, जिसके चलते जो है हम अपनी उम्र को पार कर लेते हैं, जिसके बाद नौकरी लगनी मुश्किल हो जाती है। तो अगर हुँ, तेजस्वी कर सकते हैं, तो करेंगे। हुँ, हुँ, उसके पीछे का पॉजिटिव साइन ये आ रहा है तेजस्वी यादव का इम्पैक्ट, कि 17 महीने में जो नौकरी देने का दावा करते हैं, हुँ, हुँ, वो थोड़ा-सा इनके लिए एक अगर बात करें तो वो बेनिफिशियल पड़ पॉज़िटिव भी है। रहा है। पर कई हुँ, जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि अगर वो शिक्षा मंत्री रहते, उन्होंने नौकरी दे भी दी थी, तो उस पर अंतिम सिग्नेचर किसका हुआ था? मुख्यमंत्री उस हुँ, दौरान कौन था? तो बहुत सारी ख़ैर चीज़ें हैं, बट हाँ, हुँ, तेजस्वी के कुछ दावों पर यहाँ पर लोग पॉजिटिव हुँ, हुँ, हुँ। साइन दे ख़ैर रहे हैं। वो हाँ, ख़ैर वो तो बात है। ये ग्राउंड पे आप जैसा देख पा रहे होंगे। लेकिन ये भी है कि एनडीए जिस तरीके से दावा कर रही है कि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। और तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि युवा भर-भर के बाहर निकला है, इस बार वोट कर रहा है। उधर जनसुराज ने भी दावा किया था कि युवा बदलाव चाहता है। 60% से ऊपर जब गया वोटिंग परसेंटेज तो अलग-अलग दावे किए जाने लगे तीनों पार्टियों की तरफ से। अब ये है कि इस बार अब जो एग्ज़िट पोल आए हैं, वो एग्ज़िट पोल पर हम बात कर लेते हैं और आप लोगों का क्या आकलन रहा है इस बार जब आप ग्राउंड पे हैं, तो उस पर बात करते हैं कि एग्ज़िट पोल क्या कह रहे हैं इस बार, तमाम एग्ज़िट पोल और आपका क्या लगता है आकलन? एग्ज़िट पोल पर थोड़ी बिल्कुल, बात क्योंकि करते हैं। पहले अगर हम अपने आकलन से पहले हम कुछ एग्जिट पोल्स की जो दावे किए जा रहे हैं कंपनियों की तरफ से, वो हुँ, आपको बता देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग बार-बार बात करते हैं। तो पीपल्स प्लस की अगर हम बात करें, तो इनके मुताबिक जो है लगभग 133 से 159 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में ही जा रही हैं। महागठबंधन के खाते में 75 हुँ, से 101 सीटें जा रही हैं और जनसुराज के खाते में 0 से लेकर 5 सीटें जा रही हैं। अब पीपल्स हुँ, इनसाइट की अगर हम बात कर लेंगे, तो यहाँ पर एनडीए के पास 133 से 148 सीटें हैं,
महागठबंधन के पास 87 से लेकर 102 सीटें हैं। और पोल डायरी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने जो आंकड़ा है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। 184 से लेकर 209 सीटें इन्होंने एनडीए को दी है, महागठबंधन को 3249 सीटें दी हैं और 1 से 5 सीटें जो है वो अन्य दल को दी जा रही हैं। मेटराइज आईएनएस की अगर बात करें तो एग्जिट पोल में एनडीए को 147 से 167 सीटें दी जा रही हैं, महागठबंधन को 70 से 90 और अन्य जो लेफ्ट सीट है उनको 2 से 6 सीटें जो है वो दी जा रही हैं। देखिए वहीं इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ और कंपनीज के एग्जिट पोल भी आए हैं जिसमें पोल स्ट्रेट है। पोल स्ट्रेट की अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो एनडीए को वो 133 से 148 सीटें दे रहे हैं और वहीं महागठबंधन को 87 से 102 सीटें उनके द्वारा दिखाई जा रही हैं। वहीं पी मार्क के एग्जिट पोल में एनडीए 142 से 162 सीटों पर दिख रही है और महागठबंधन 80 से 98 सीटों पर दिखाई दे रही है। जेबीसी एग्जिट पोल की बात की जाए तो इन्होंने थोड़ा कम किया है, एनडीए गठबंधन को 135 से 150 सीटें और महागठबंधन को 88 से 103 सीटें यहाँ पर दे रहे हैं। वहीं अन्य दल जो हैं उन्हें 3 से 60 सीटों पर ये एग्जिट पोल समेटता हुआ दिखाई दे रहा है। जान सर। तो जैसा हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल, ये तमाम एग्जिट पोल, हालांकि कई बार ये एग्जिट पोल गलत भी कभी-कभी साबित हो जाते हैं, कभी-कभी सही भी होते हैं साबित। लेकिन इस बीच जब आप लोग ज़मीन पर थे, ज़मीन पर हैं, अभी जुड़े हुए हैं, अभी भी वहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, लोग चुनाव के बाद क्या कह रहे हैं? जैसे लगता है ना कि एक माहौल बदल जाता है वोटिंग के बाद, शाम को जब आदमी बात करता है तो लगता है कि नहीं भाई, लहर तो इसकी थी लेकिन अ, वो बात रही नहीं, वोटिंग हुआ है जम करके। तो किसकी बात चल रही है अभी? क्या ये एग्ज़िट पोल के हिसाब से बातें हो रही हैं? या फिर जो हम बात कर रहे हैं कि टक्कर जो है वो ज़बरदस्त है, 50-50 का रेशियो है दोनों की तरफ से, और सीमांचल में इस बार क्या महागठबंधन बढ़त बना लेगी, जिस प्रकार से एनडीए ने पिछली बार बढ़त बनाया था? क्या बातें हो रही हैं? क्या लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल जानी सर, क्योंकि हम जब अब ये पूरा इलेक्शन कवर कर चुके हैं तो हमने जब यहाँ पर लोगों को देखा तो मिली-जुली जो राय है वो लोगों की सामने आ रही है। क्योंकि जैसे सभी एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, कोई आपको 148 सीटें दिखा रहा है, कोई आपको 138 सीटें दिखा रहा है, कोई 151 भी दिखा रहा है और कोई 184 भी दिखा रहा है। तो अब ऐसे में सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब हम एनडीए को इतनी सारी सीटें दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा सीटें लाने वाली पार्टी कौन-सी है? पूरा बिहार जानता है, वो आरजेडी है। वो आरजेडी आपकी महागठबंधन की तरफ है। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये निकल कर आता है, क्योंकि एग्जिट पोल्स की अगर हम बात करें तो ये अमूमन तौर पर लाया जाता है, ये फिक्स नहीं होता है, एप्रोप्रिएट नहीं होता ये। तो ऐसे में अभी हम जैसा कि बता रहे हैं, जो हमारा आकलन कह रहा है, क्योंकि हम ग्राउंड पर रहे हैं, हम कंपनियों का डेटा जरूर बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम लगातार इतने दिनों से जैसा कि घूम भी रहे हैं और फिर आप भी वहां पर बैठे हैं, आप भी लगातार बिहार की कवरेज देख रहे हैं जैसे कि आप हमें बताते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार जो हमारा आंकड़ा कहता है कि टक्कर कांटे की है। ये नहीं कहा जा सकता है, ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि महागठबंधन की जो सरकार है या माफ कीजिएगा, महागठबंधन का जो अलायंस है वो बहुत कमजोर रह जाएगा और एनडीए बहुत आगे आ सकता है। कांटे की टक्कर है, तराजू बराबर पे है, कभी कांटा ऊपर हो रहा है, कभी कांटा जो है वो नीचे हो रहा है। आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पिछले चुनाव में बनी थी, एक प्रत्याशी जो है उनका एक्स्ट्रा जीता था, 75 सीटों पर आरजेडी थी, 74 पर यहाँ पर बीजेपी थी। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो लगभग 125 से 30 का जो आंकड़ा है, वो हमारी सर्वे के दौरान जितनी बातचीत हमने लोगों से की है, क्योंकि 243 सीटों पर हम भी पहुंचे हैं, हर जिले में हम पहुंचे थे, तो वहां पर जो हमारा आंकड़ा कहता है कि 125 से 30 जो सीटें हैं वो एनडीए में आ सकती हैं। लेकिन वहीं अगर महागठबंधन की हम बात करें तो महागठबंधन भी 118 से 120 सीटों से पीछे हटने में नहीं लगता हमें, क्योंकि इनमें आंकड़े जो है थोड़े ऊपर नीचे जरूर हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जब हम 130 की बात कर रहे हैं इस तरफ से तो वहां पर 120 होना मुश्किल है, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा होता है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ऐसे में कई सीटें हैं जो कम होंगी, लेकिन हाँ, आरजेडी वो पार्टी है जिसके पास पहले 75 सीटें थी। आरजेडी की कुछ लहर इस बार तेज है, तो ये माना जा रहा है कि आरजेडी की जो कुछ सीटें पिछली बार 75 थी उनमें बढ़त मिल सकती है। हाँ, मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके रह पाएगी इस बार भी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आरजेडी इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर इसलिए भी रहेगी क्योंकि पहले के चुनाव में और इस बार के चुनाव में मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें ऐड ऑन की हुई हाँ, हैं बहुत और सारे युवाओं ने भी बहुत सारी बातें देखी हैं इस बार। एकाग्र एकाग्र आपको क्या लगता है? देखिए जानी सर, अगर एनडीए की बात की जाए तो मेरा आंकड़ा इस बार ये कह रहा है, जो हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, चाय की दुकानों पर एक अलग चर्चा होती है, पान की दुकानों पर यहाँ एक अलग चर्चा होती है, तो कहीं ना कहीं पिछली बार के मुकाबले इस बार एनडीए में बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीटें ले सकती है। कहीं ना कहीं बीजेपी 70 से 72 सीटें इस बार हासिल करने में कामयाब रहने वाली है।
तो वहीं जैसा ऋतिक ने बताया अभी कि आरजेडी एक लार्जेस्ट पार्टी यहाँ पर बनकर रह जाएगी, तो ये हकीकत है, क्योंकि जो युवा यहाँ पर युवा है, जेन जी जो जनरेशन है, वो लगातार तेजस्वी यादव का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही थी। और जब उनसे वजह पूछी जाती थी, तो वजह उनकी 17 महीने की वो सरकार, जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जो आरजेडी समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं 17 महीने वाली बात को जरूर दोहराते हुए नजर आते थे। तो वहीं वो अगर 5 दूसरे लाख। लोगों से आप इस चीज पर बात करें, जी जी जी, हाँ, कंप्लीट कर लीजिए आप अपनी बात। देखिए, हाँ, तो जैसे दूसरे लोगों से अगर हम बातचीत करते थे जो एनडीए समर्थक हैं या एनडीए को कार्यकर्ता हैं, तो वो एक ही बात बोलते थे कि जैसे ऋतिक ने अभी बताया भी था कि कहीं ना कहीं जैसे हम आज छातापुर में थे, तो वहां लोगों ने यही चीज बोली कि अगर तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री रहते हुए नौकरी दी है, तो उस पर आखिरी दस्तखत तो नीतीश कुमार ने किए, क्योंकि नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री थे। और सीधा वो ये आरोप लगाते हैं कि वो कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने नौकरी दी, अब गठबंधन की सरकार थी तो गठबंधन ने दी। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जरूर दिख रहा है, लेकिन इस बार वो बीजेपी वो एनडीए में हाँ। जेडीयू से ज्यादा सीटें लेने में जरूर कामयाब होगी, ये अभी तक आंकड़ा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वो आप जब ग्राउंड पर हैं तो देख रहे हैं। और ये आपसी जब इन लोगों की अलायंस थी, जब ये लोग दोनों साथ में थे, तो जब मिल करके काम कर रहे थे, तो अब है कि जब दोनों अलग हो गए हैं तो एक दूसरे पर आरोप तो खैर जाहिर सी बात है लगाएंगे ही। लेकिन एक मैं रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था कि नीतीश कुमार का ये जो ग्राफ है इस बार, जो महिलाओं का प्रतिशत देखा जा रहा है बिहार में, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, और महिलाओं को लेकर के जैसे 10,000 रुपया दिया गया है, और एक कोर वोटर के रूप में महिलाएं जो हैं वो नीतीश कुमार को वोट करती रही हैं। तो बिल्कुल बहुत सारे चीजें हैं जो निकल कर के आ रही हैं, जो टर्म है वो नीतीश कुमार के फेवर में नजर आ रहा है, जैसे कि 10,000 रुपया देना। और हालांकि अभी अलायंस एनडीए का है, लेकिन जो नीतीश कुमार के फेवर में महिलाएं रहती हैं वो इस बार और बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि अभी बीजेपी की जो है सीटें वो जेडीयू से ज्यादा आ सकती हैं। लेकिन जी। कई जगह मैं पढ़ रहा था अभी कि नीतीश कुमार, अभी एनडीटीवी का मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बता रहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी के भी बड़े भाई बनने जा रहे हैं, यानी कि नीतीश की सीट जो है वो ज्यादा आने बीजेपी जा से रही है। बढ़त। देखिए, ये सभी बातें जो नतीजे हैं, ये तो 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा। ये एक तरह से हमारा आकलन है कि जो हम फील्ड में देख हुँ, पा रहे हैं। वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए, तो महिलाओं की बात अगर जो 10,000 रुपए उनके खाते में पहुंचे हैं, वो कहीं ना हुँ। कहीं एक बड़ा रोल प्ले कर गया है। चुनाव से पहले उनके खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंचना और एक और बहुत और बड़ा असल रोल असल प्ले में ये करके बात गया है। और असल में ये बात है कि जो आप कह रहे हैं कि रोल प्ले करके गया है, और वो लोग भले ही अलायंस है इनकी, लेकिन लोग जो है, महिलाएँ जो है वो नीतीश कुमार का चेहरा देखती हैं। उनको लगता है कि जी। यही दे रहा है हमें पैसा। तो ये एक बड़ा बिहार इम्पैक्ट में पड़ने वाला है शायद। बिल्कुल, क्योंकि निसार जब हम बिहार की बात करते हैं, तो क्योंकि बिहार में जैसे कि हम बता भी रहे हैं, थोड़ी-सी लिटरेसी रेट की कमी ज़रूर है यहाँ पर। लोग क्षेत्रीय नेता और विधायक को नहीं पहचानते हैं। लोग हुँ, जब घर से वोट देने के लिए निकलते हैं, तो वो कहते हैं मोदी या फिर नीतीश को वोट देने जा रहे हैं। लोगों को नहीं हाँ। पता कि उस सीट से एक्स, वाई, ज़ेड कौन-सा कैंडिडेट है। लोगों को ये हुँ, हुँ, बता हुँ, दिया जाता है कि आपको तीर छाप, कमल छाप पे देना है। क्यों देना है? वो नरेंद्र मोदी है, वो नीतीश कुमार है। पैसा कौन दे रहा है? तो नीतीश कुमार दे रहा है। लोगों को नहीं हुँ, पता है कि कहाँ से कौन विधायक है, किस वजह से ये सारा प्रोसेस है। तो लेकिन नीतीश कुमार की जब बात आ रही है, तो लोगों को ये ज़रूर लग रहा है कि ये 10,000 रुपए जो हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हमने जब पूछा लोगों से कि आपके पास 4 महीने से पैसे आ रहे हैं, 3 महीने से पैसे आ रहे हैं, 4 साल से पैसे नहीं आए, तो आपको दुःख नहीं है? तो लोगों का कहना है कि नहीं, अभी हमारे पास 10,000 रुपए आ रहा है, नीतीश ने हमें वादा किया है कि ये हमेशा आता हुँ, रहेगा। तो एक उस वादे के चलते भी लोगों को ये लग रहा है कि 10,000 रुपए अगर एक महिला के खाते में आ जा रहा है, तो वो बहुत है। और अगर इसका कंटिन्यूएशन चलता रहेगा, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद, क्योंकि अगर जेनजी की भी हम बात करते हैं, तो जेनजी में जो फीमेल वोटर्स हैं, हुँ। 50,000 रुपए, 30,000 रुपए जब स्कूल पास कर लेती है लड़की, इंटर पास करने के बाद उसको पैसे मिलते हैं। यूथ में जो फीमेल का हुँ। खास रहता है, तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं नीतीश हाँ, कुमार को इस बार बढ़त मिल सकती है। जैसा कि आपने बताया, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि बीजेपी की जो सीटें पिछली बार आई थी और 43 सीटें जेडीयू जो नीतीश कुमार की, वो 70 क्रॉस कर सकती है और बीजेपी 67 तक रह सकती है। हुँ। चलिए, अब 14 तारीख को मालूम चलेगा कि किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं। फिलहाल आप सभी का, मतलब दोनों का धन्यवाद है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की। अब 14 तारीख तक आप लोग बने रहेंगे और देखेंगे कि बिहार में क्या कुछ होता है, फिर हम जुड़ेंगे आपसे, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। तो फिलहाल इस वक़्त जो है वो बिहार की राजनीति में एक अलग तरीके की
हलचल पैदा हो गई है और जैसा कि हम बात कर रहे थे अपने दोनों साथियों से, तो उन्होंने जैसा कि बताया कि जिस प्रकार से इस बार भी आरजेडी जो है, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है और 70 से 75 सीटें जो हैं आरजेडी खाते में आती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू भी कम से कम 60 से 65 सीटों के बीच में लाने जा रही है। और बीजेपी जो है वो नीतीश के आप जानते हैं कि चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, भले ही अभी सीएम फेस को लेकर के बात नहीं हो रही है कि चुनाव होगा, परिणाम आएँगे, उसके बाद सीएम फेस तय किए जाएँगे। तो बीजेपी कहीं न कहीं 50 से 60 सीटों के आस-पास दिखाई दे रही है। अब ऐसे में बीजेपी के बड़े भाई नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं और बिहार में एक नीतीश कुमार का अपना चेहरा है, वहाँ चुनाव भी इस समय बीजेपी खुद जान रहे हैं आप कि लड़ रही है बीजेपी इस समय नीतीश कुमार के चेहरे पर। तो कहीं न कहीं मिला कर के ये तीनों पार्टियाँ जो हैं वो अ, काँटे की टक्कर इस समय दिख रही है, अगर इंडिविजुअल बात करें हम। लेकिन जैसा कि अलायंस के बारे में बात हुई कि अलायंस एनडीए को कितना आएगा और इंडिया गठबंधन को कितना आएगा, तो हमारे साथी ने बताई है। बाकी जो है आरजेडी 70 से 75 के आस-पास रहने वाली है, जेडीयू जो है 60 से 65 के आस-पास रहेगी और 50 से 60 के बीच में बीजेपी का सीट आने जा रहा है। आपका इस पूरे चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना है? आपका आकलन क्या कहता है? आपने भी देखा होगा, रिपोर्टें देखी होंगी, आपने तमाम राजनीति दलों को सुना है, राजनीतिज्ञ को सुना है, तो आपका क्या आकलन क्या कहता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।